तो सबसे इंपॉर्टेंट और हम नोट करते जा रहे हैं कि ट्रेलिंग विथ जीरोस, विथ जीरोस अर्थात हमने कहा कि अंत से शून्यों को गिनना, अंत से शून्यों को गिनना। कोई भी अगर संख्या या समूह दिया गया है, अंत से शून्यों को गिनना। फिर वही बात हुई कि जैसे हम लोग यूनिट डिजिट जब पढ़ रहे थे, 1 मिनट, शून्यों को गिनना, जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें कि हम किसके अंत के शून्यों की बात कर रहे हैं। तो आपको कोई एक संख्या दे करके अंत से शून्यों को गिनने के लिए तो कहेगा नहीं कि एक संख्या दिया गया है आप इसके अंत के शून्य गिन डालो, नहीं। आपको फिर वही स्थिति आएगी कि आपको एक प्रॉपर ऑपरेशन अर्थात एक समीकरण दिया जाएगा, एक पैटर्न दिया जाएगा, एक ऐसा कैलकुलेटिव सीक्वेंस दिया जाएगा जिस सीक्वेंस को पूरा कैलकुलेट करके हमें निर्धारित करना पड़ेगा, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके अंत में कुल कितने शून्य है। जैसे मतलब हमें ये नहीं पता करना है कि अंत में शून्य है या नहीं है, लेकिन बल्कि मुझे ये पता करना है कि अंत में कुल कितने शून्य हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि आपको एक संख्या, चलो देखो हम लिख भले देते हैं एक संख्या, लेकिन एक संख्या के लेकर के कोई प्रश्न नहीं बनता है। जैसे मैं बात करूं किसी संख्या, सुनते जाइएगा, किसी संख्या जिसको आप नंबर कहते हैं, नंबर्स, या संख्या समूह, संख्या समूह, संख्या ले लीजिए, संख्या समूह मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स, कोई पैटर्न, ठीक है, कोई सीरीज, एक तरह से श्रृंखला कह सकते हैं आप लोग, श्रृंखला मतलब कोई सीरीज हो, कोई सीरीज एंड पैटर्न हो, पैटर्न हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय समीकरण हो, गणितीय समीकरण हो, ध्यान से मेरी बात को समझते जाइएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन हो, मैथमेटिकल इक्वेशन हो। अब मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया तो इसमें हर प्रकार की स्थिति हो सकती है। प्रॉपर एक इक्वेशन हो सकता है जिसमें गुणे का, टर्म मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव, अलग अलग प्रक्रियाएं, और साथ साथ जो यहाँ पर एक अप्रोच मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मतलब कोई हमारे पास एक संख्या हो या संख्याओं का समूह हो, मतलब एक संख्या हो या संख्याओं का समूह हो, कोई श्रृंखला हो, कोई पैटर्न हो, या कोई गणितीय समीकरण हो। साथ साथ में एक और बता दूं कि किसी भी क्रम गुणित का कॉन्सेप्ट हो, क्रम गुणित, क्रम गुणित का का क्रम गुणित की श्रृंखला हो, क्रम गुणित की श्रृंखला हो, अर्थात फैक्टोरियल बेस्ड हो, फैक्टोरियल बेस्ड हो, ऐसे किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसको ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्व करके निर्धारित करिए कि इसके अंत में कुल कितने शून्य हैं। मतलब हमको ये डिसाइड करना होगा कि इसके अंत में कुल कितने शून्य हैं किसी भी प्रकार के ऐसे ऑपरेशन। तो हमें इन सब के अंत में, इन्हीं सब जो हमने यहाँ पर लिखा है, इनके अंत में शून्य गिनना है। अंत में क्या करना है? शून्य गिनना है। मतलब कुल कितने शून्य आए उस पूरे ऑपरेशन के अंतर्गत, उस संख्या श्रृंखला के अंतर्गत, उस पैटर्न के अंतर्गत, हमें शून्य को गिनने के लिए सबसे पहले मतलब दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा, ध्यान से देखिएगा, कि अंत में शून्य है या नहीं। हमें जो चेक करना है सबसे पहले कि अंत में शून्य है या नहीं, है या नहीं। पहली बात तो आपको यही पहचान करना है कि अंत में किसी श्रृंखला या किसी मल्टीप्लिकेशन के अंत में शून्य है या नहीं। मतलब अगर आप चेक करो कि क्या किसी श्रृंखला, किसी क्वेश्चन, किसी पैटर्न, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के अंतर्गत या उसके अंत में शून्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जब अंत में शून्य आ जाए तब आप उसको काउंट करने की स्थिति में आ जाएंगे कि कुल कितने शून्य यहाँ पर बन सकते। मेरे से कहा जाएगा कि इसके अंत में कुल कितने शून्य हैं, आप उसको गिन के बताओ, काउंट करके बताओ। मैं कहूंगा कि पहली चीज तो हम गिनने से पहले ये चेक कर ले कि क्या उस नंबर अर्थात उस श्रृंखला, उस पैटर्न, उस समूह के अंतर्गत या उसके अंत में शून्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तब हम जाकर करके उसको गिनना शुरू करेंगे। देखिए जाहिर सी बात है कि अब हमारे पास कोई एक संख्या तो रहेगी नहीं। जैसे मान लो आपके पास स्थिति ये हुई, मतलब एक हमारे पास कंडीशन लेके चलते हैं, हम कह दें कि हमारे पास कोई एक नंबर है 8532। अब आप अगर इसके अंत में शून्य की बात करेंगे तो इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं, मतलब शून्य है ही नहीं है, मतलब नो जीरो। अर्थात इस सेंस तो बनेगा ही नहीं कि आपको जो है कोई एक संख्या देकर के कहेगा कि भैया इसके अंत में शून्य कितने हैं, आप इसको काउंट करके बताइए। हमें कोई एक समीकरण दिया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊं, जो समीकरण दिया जाएगा जोड़ घटाव से ज्यादा आपको जो दिया जाएगा वो गुणे का अप्रोच दिया जाएगा। अर्थात हमें जो मल्टीप्लिकेटिव सीक्वेंस दिया जाएगा, ध्यान देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव सीक्वेंस दिया जाएगा।
अर्थात हमें कोई गुणे का पैटर्न दिया जाएगा, गुणे का पैटर्न दिया जाएगा। अब गुणे का पैटर्न जो हमारे पास होंगे, गुणे के समीकरण जो होंगे, उनको हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके अंत में शून्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया कि 45 है, 53 है, 55 है। अब आपसे मैं पूछूं क्या इसके अंत में शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने यहाँ पर देखिए एक तो ऐसे ही कर सकते हैं कि आप जो है हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया ही किया है। हम लोग अंत के प्लेसेस को मल्टीप्लाई करके भी निर्धारित कर सकते हैं कि इसके अंत में जीरो है कि नहीं है, नो जीरोस। और याद करिए मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ाते समय भी बताया था कि किसी संख्या के अंत में शून्य गुणे के रूप में कब आता है। हम यहाँ पर एक बात नोट कर लें और समझ लें कि किसी गुणे में, ध्यान से देखिएगा, किसी किसी समीकरण में, ध्यान से देखिएगा, में किसी समीकरण में मल्टीप्लिकेटिव सीक्वेंस में, ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव, एक पॉइंट सब समझते चलिएगा, मल्टीप्लिकेटिव सीक्वेंस में, सीक्वेंस के अंत में, अंत में शून्य, अंत में शून्य तभी आता है, तभी आता है जब संख्याओं, जब संख्याओं के अंतर्गत, संख्याओं, संख्याओं में, बेसिक समझिए, संख्याओं में 10, 10 मतलब आप समझ रहे हैं, 10 एक गुणनखंड, एक गुणनखंड के रूप में हो, गुणनखंड के रूप में हो। मतलब 10 अगर एक गुणनखंड के रूप में है तभी संख्याओं के अंत में शून्य आता है। अब इस 10 के होने का सेंस क्या होता है? 10 के होने का सेंस होता है कि 2 हो और 5 हो। मतलब मेरा कहना कंपल्सरी जो सिचुएशन है, जो रिक्वायरमेंट बेसिक हो गई कि 2 और 5, 2 और 5 एक गुणनखंड के रूप में जरूर अवेलेबल हो, गुणनखंड के रूप में हो। मतलब अगर किसी संख्या के अंत में आप सोच रहे हैं शून्य आएगा गुणे के रूप में, तो उसमें किसी भी हालत में 2 और 5 को एक फैक्टर के रूप में होना अवेलेबल है, मतलब कंपल्सरी है। मतलब 2 और 5 किसी भी मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत अगर फैक्टर्स के रूप में है तो आप ये कंफर्म कर लेना कि उसके अंत में शून्य जरूर आएगा। यहाँ पर अगर हम कुछ और बातें ऐसे जनरल समझे, मैंने आपको बताया भी था कि हम 2 और 5 तो चलो ठीक है, अगर हम किसी संख्या का अंत नोटिस करें, हम अंत इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कभी-कभी एक ऐसा सीक्वेंस आपको समूह दे दिया जाएगा जहां पर आप पैटर्न काउंट ही नहीं कर पाएंगे। अभी तो मान लो 4-5 नंबर हम मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, फिर आपको हजारों का सीक्वेंस दिया जाएगा जहां पर ना 5 दिखेगा ना 2 दिखेगा। हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि 5 भी होगा और 2 भी होगा, बीच में ऐसे टर्म आपको पैटर्न के हिसाब से समझने पड़ेंगे। इसलिए आपको कुछ ये बात जो बताई जाती है बहुत सीक्वेंशियल नहीं बल्कि इसको ज्यादा क्लियर किया जाता है। फिलहाल आप जानते हैं कि अंत में 5 और 5 और एक सम संख्या हो, एक सम संख्या हो, तो अंत में, अंत में शून्य अवश्य आएगा, शून्य अवश्य आएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अभी तो बात हो रही है शून्य आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, किसी भी गुणे के किसी सीक्वेंस में यहाँ पर शून्य आएगा कि नहीं। चलिए, मैंने कहा शून्य आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले ये निर्धारित करना है। तो शून्य के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संख्याओं को फैक्टराइज करने के हिसाब से अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि उसके अंत में कहीं 5, या ऐसे सोचिए कि उसमें कहीं 5 और 2 एज ए फैक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब अगर किसी संख्या में, किसी नंबर में जो हमारे पास समूह में दिया गया है, उसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर आपको दिख जाए, एक गुणनखंड के रूप में दिख जाए, तो मान लीजिएगा कि वह संख्या आपके, मतलब उस संख्या के कैलकुलेशन में, उस संख्या के प्रोसेस में अंत में शून्य जरूर एग्जिस्ट करेगा। यही मेरा आपको बताना था। अब जैसे मान लो ये तो चलो ठीक है, आपने समझ लिया। आगे मैं बढ़ता हूँ। मैंने फिर आपको दिया, मैंने कहा कि भाई मेरे पास है 37, मेरे पास है 53, मेरे पास है 52, मेरे पास है 55, मेरे पास है 43। अब मैं आपसे पूछूं कि शून्य आएगा कि नहीं आएगा? इज देयर इज अ जीरो अवेलेबल इन द इंड आर नॉट? मतलब अगर इस कूड़े को आप करते हो तो आप अंत में शून्य पाएंगे कि नहीं पाएंगे? अब देखें, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, अंत में आपको 2 दिखा अर्थात एक इवन नंबर, और एक 5 दिखा, तो श्योर है कि इसके अंत में शून्य आएगा। मतलब आप इस प्रकार का कोई पैटर्न, जैसे आप ऐसे समझिए, मैंने कहा 73 है, 75 है, 77 है, 77 है, 73 है,
82 है, 87 है, 85 है। अब आप बताओ इसके अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पर 2 है। 100% इसके भी अंत में शून्य आएगा, यस आएगा, ज़रूर आएगा। मतलब आपको इस तरह से कोई भी नंबर पैटर्न के रूप में दिया जा रहा है, तो और आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा? 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 3 गुणे, ऐसे हम बढ़ते चले गए, 4 गुणे, सो ऑन, अगर मान लो हम 100 तक पहुँच गए। अब इसके अंत में शून्य आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। इसमें तो 2 और 5 की बजाय हम 0 देख लेते हैं। अगर ऐसे भी पता है कि गुणे के स्तर में अगर कभी भी 0 एंड में होता है, तो भाई आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आना ही आना है। मान लीजिए मैंने कहा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले गए। मैंने कहा अगर सपोज़ करिए कि ये 54 तक है। क्या इसके अंत में शून्य आएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर 2 है, 4 है, मतलब ये सम संख्याओं का समूह है, तो बीच में 10 भी होगा, बीच में 20 भी होगा, तो 100% इसके अंत में शून्य आएगा। फिर मैंने कहा कि अगर मान लो कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सो ऑन, अगर बढ़ते गए 99 तक, क्या इसके अंत में शून्य आएगा? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसके अंत में शून्य नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह ऑड नंबर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर केवल विषम संख्याएँ हैं और 2 अवेलेबल नहीं, 5 तो होगा, लेकिन 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके अंत में शून्य नहीं आएगा। तो शून्य को हमें पहचानने के लिए हमें संख्याओं के गुणनखंडों में दोनों की अवेलेबिलिटी देखनी ज़रूरी होती है, मतलब 2 की देखनी होती है, मतलब इन इन कॉम्बिनेशन या इन सीक्वेंस, ध्यान से देखिएगा, इन सीक्वेंस सीक्वेंस क्या कंपल्सरी है? 2 एंड 5, 2 एंड 5 एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर मस्ट बी अवेलेबल, ठीक है? मस्ट बी अवेलेबल लेवल फॉर 0 इन द इंड। अंत में अगर हमारे पास शून्य आना है, तो 2 और 5 का एज ए फैक्टर होना कंपल्सरी है। मतलब 2 और 5 अगर रहेगा गुणनखंडों के रूप में, 100% उन संख्याओं के अंत में शून्य आपको दिखेगा, उन गुणनफल में आपको शून्य दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात, तो चलो आप इतना आप कंफर्टेबल हो चुके हैं कि कोई भी समूह आपको दिया जाएगा, आप शून्य डिटरमाइन करेंगे कि वेदर द 0 अवेलेबल इन द इंड आर नॉट। लेकिन अब बात आती है कि अगर 0 अवेलेबल है, तो हाउ मेनी ज़ीरोज़, कितने शून्य अवेलेबल हैं? मतलब शून्यों की संख्या कितनी है? शून्यों की संख्या। अब बात आती है शून्यों की संख्या। चलो शून्य तो पहचान लिया कि होंगे कि नहीं होंगे। तो क्वेश्चन बनता है कि भैया कितने शून्य? कितने शून्य? अब कितने शून्य में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि काउंटिंग करनी पड़ेगी, और काउंटिंग के लिए हम कैसे सोचेंगे? तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो इन द एंड, इन द एंड इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ जीरो इन द एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 5 एंड 2। मतलब 5 और 2 के जितने जोड़े बनेंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं हिंदी में कि शून्यों की संख्या बराबर 2 और 5 के जोड़ों की संख्या। मतलब जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरो आपको अंत में नजर आएंगे। आप कभी किसी कैलकुलेशन में देखिएगा, शून्य काउंट करना है तो पहले आप नंबर ऑफ पेयर आप 2 एंड 5 चेक करो। जितने 2 5 के जोड़े दिखेंगे, उतने ही शून्य आपको अवेलेबल दिखेंगे, उतने ही शून्य आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 और 5 जब कंबाइन होते हैं तो 10 बनता है। और शून्य बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पता है? 10 के ऊपर। कहने का सेंस है कि 10 जितनी बार अवेलेबल होगा, मतलब ऐसे नोट अगर समझा जाए एक नोट के रूप में, कहने का मतलब किसी संख्या में गुणनखंड में जितनी बार 10 होगा, जितनी बार 10 होगा, उतने ही शून्य होंगे, उतने ही क्या होंगे बताएं? शून्य होंगे। मतलब संख्याओं में शून्य कितनी बार होगा? जितनी बार 10 होंगे, उतने ही शून्य होंगे। और 10 का होना 2 और 5 के जोड़े की रिक्वायरमेंट को दिखाता है। इसलिए हम कहेंगे 2 और 5 जितनी बार अवेलेबल होगा एज ए पेयर, उसके जोड़ों की संख्या उतने ही शून्य संख्याओं के अंत में आपको नजर आएंगे। तो बेसिकली वह 2 और 5 का जोड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 और 5 कंबाइन होकर के 10 बन जाते हैं। ये चलिए बात हो गई। अब थोड़ा-सा हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं किसी समूह में 2 चीज़ें, एक तो शून्य है कि नहीं है, और शून्य है तो कितनी बार है।
और जोड़े मतलब आपको ये समझना है कि जोड़े एक बार थोड़ा-सा पेयर के बारे में भी जान लीजिए। जैसे पेयर क्या है बेसिकली? मान लो कि हमारे घर में कुर्सी और मेज का पेयर है। मान लो मेरे घर में 5 कुर्सियाँ हैं, 5 चेयर हैं और 2 टेबल हैं। आप मुझे बताएँ कि हम अगर इनके अलग-अलग मतलब पेयर बनाना चाहते हैं, तो कुल कितने पेयर बनेंगे? ऐसे पेयर का सेंस ये मत बोलिएगा कि कोई भी कुर्सी किसी भी चेयर के साथ, कोई भी टेबल किसी भी चेयर के साथ, नहीं। जैसे हम कोशिश करते हैं, जैसे हर व्यक्ति कोशिश करता है कि हम अपने पैंट शर्ट का पेयर सेट करें। जिस शर्ट को हम इस पैंट के साथ पहनते हैं, उस पैंट के साथ और कोई शर्ट ना पहने। हालाँकि ऐसा होता नहीं है। हम हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, एक पैंट पर कम से कम 4 दिन तो शर्ट पहनते ही हैं, 3 दिन, 2 दिन तो पहनते ही पहनते हैं। लेकिन हमारा जैसे उद्देश्य है यहाँ पर कि हम पेयर बेसिकली कैसे निर्धारित करते हैं? पेयर ऐसे निर्धारित करते हैं कि जो है, जो किसी के साथ मैच ना करे। बाकी पैंट शर्ट का कॉम्बिनेशन तो ठीक है कि इंसान जो है ऊपर से अलग दिखता है, नीचे उसका चेंज है, नीचे उसका जो है वही काउंट कंटिन्यू होता है। इवन एक से एक लड़के हैं ना, कि वो कहते हैं कि हम सर जो है हाँ, 2-3 पैंट में सब चल जाता है, सही बात है। जीन्स-वीन्स कहते कहाँ गंदी होती है। एक हमारा दोस्त है मैं आपको बताऊँ, नाम-वाम नहीं लेना चाहिए, पता नहीं कहीं से कहाँ देख ले पता चले। कहा एक बार उससे मिले यार ये जीन्स तुम्हारी, कहा है भैया हमके कब धोते 1 मतलब सॉरी 30 दिन हो गए थे उसको। वो पहनते ही रह गया। कहा गंदा कहाँ होता है? जीन्स कौन-सा गंदा होता है, सही तो है। उसी के ऊपर बढ़िया ड्रेस लगा लेता था, एक टी-शर्ट और एक शर्ट, उसपे डीओ मार के निकल जाता था। जीन्स तो पहना ही, बढ़िया जूता पहन लेता था। तो कहने का सेंस था कि वो गंदा-वंदा नहीं होता था। एक ही पैंट पे लगातार शर्ट ऊपर बदलता रहता था। तो यही मेरा कहने का सेंस था। हालाँकि पेयर कैसे निर्धारित होते हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। पेयर बेसिकली जैसे हमने कहा 5 चेयर हैं, 2 टेबल हैं, तो कन्फर्म हो गया कि हम 2 पेयर बनाएँगे। क्योंकि अब जैसे ऐसे है देखो, ये है, अगर हम कह दें कि पहली चेयर, दूसरी चेयर, तीसरी चेयर, चौथी चेयर, पाँचवीं चेयर, ये चेयर थी। और टेबल की बात करिए देखिए, टेबल की बात करिए, एक टेबल, दूसरी टेबल। अब हम जैसे पेयर बनाएँगे तो पहला पहले के साथ बन गया, दूसरा दूसरे के साथ बन गया, बाकी ये सब छूट गए, इनका कोई पेयर ही नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग को हाँ, हाँ, जी हाँ, सब डार्क कलर होता है रवि प्रताप। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी हम इस तरह की चीज़ें रखें, जहाँ पे पेयर की बात आए, तो पेयर हमेशा किस पर डिपेंडेंट करता है, पता है? मिनिमम नंबर पर। मिनिमम नंबर पर डिपेंड करता है। मतलब जो कम बार अवेलेबल होता है, उसी पर पेयर निर्भर करता है। तो जो आप ध्यान दीजिएगा अगर 2 और 5 में जो कम बार आएगा, उतने ही जोड़े बनेंगे। जिसको आपको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। क्या? मान लो हम लोग शून्य के लिए 2 और 5 को पूछ रहे थे, तो हमसे कोई पूछे बता दिया कि 2 इतनी बार है, 5 इतनी बार है, तो आप जोड़े कैसे सोचेंगे? तो जोड़ों को सोचने के लिए मैंने कहा 2 और 5 में 2 और 5 में जो कम बार कम बार आए 2 और 5 में जो कम बार आए, उतने ही जोड़े बनेंगे, उतने ही जोड़े बनेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अगर 2 कितनी बार आ रहा है? मान लो अगर 2 आया 8 बार, 2 आया 8 बार और 5 आया 4 बार। अब बताइए जोड़े कितने बनेंगे? मतलब जोड़े कितने बने? जोड़े बनेंगे 4 और 4 पेयर बने अर्थात संख्याओं के अंत में 4 जीरो भी होंगे, 4 बार शून्य भी होंगे। मेरा यही कहने का सेंस था कि आपको अगर 2 और 5 की अवेलेबिलिटी पता चल जाए और दिख जाए कि 2 कितनी बार अवेलेबल है, 5 कितनी बार अवेलेबल है, तो उसमें जो मिनिमम बार अवेलेबल होगा वही पेयर्स को दर्शाएगा, वही जोड़े दर्शाएगा और जो जोड़े दर्शाएगा वही बताएगा कितने शून्य इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आइए थोड़ा-सा इस पैटर्न का उपयोग करते हैं और बातें समझते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे देखिए, मान लो हमारे पास एक स्थिति आई, एक सीक्वेंस मैंने कहा कि हमारे पास है 75, 73, 77, 77, 79, 25, 24। अब आपको मान लो यहाँ पर इसके अंत में कुल कितने शून्य हैं हमको बताने हैं। नंबर ऑफ ज़ीरो। क्या बताना है? नंबर ऑफ ज़ीरो। पहली चीज़ मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर शून्य आएगा कि नहीं आएगा? शून्य आएगा, 100% आएगा। क्यों आएगा बताएँ? क्योंकि अंत में 5 है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, 100% शून्य आएगा, यस शून्य आएगा। अब शून्य को निर्धारित करने के लिए हम 5 और 2 के पेयर अर्थात फैक्टर्स चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे देखिए जैसे इसको सोचा जाए, यह क्या होगा 5 की पावर 2 गुणे 3 होगा कि नहीं? 25 तिया 75। इसको सोचिए तो यह 5 की पावर 2 है, यह 5 की पावर 2 है। इसको सोचो यह है 2 की पावर 3 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, 8 गुणे 3 है अर्थात 3 गुणे 8 24 हो गया।
अब मैं पेयर को सोचा तो मेरे पास जो 5 था वह अवेलेबल कितनी बार देखिए 2 और 2 मिल करके 4 बार। 5 कितनी बार अवेलेबल था? 4 बार। 5 कितनी बार अवेलेबल है? 4 बार। 3 को चेक करो कितनी बार अवेलेबल, सॉरी 3 को क्यों चेक करेंगे, 2 को। 2 को चेक करिए कितनी बार अवेलेबल है? 2 है 3 बार अवेलेबल, 3 बार। 5 जो है 4 बार उपलब्ध है और 2 जो है 3 बार उपलब्ध है। तो यहाँ पर कम कौन हुआ? 2 हुआ, ये वाला। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने बताइए? 3। और जो नंबर ऑफ पेयर्स यहाँ पर 3 है तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हुई? अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो गई बताइए? अंत में शून्यों की संख्या भी 3 हो गई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 3 होगा। कि ट्रैक पे आएंगे, सब मैं आपको समझाता हूँ। आप किसको-किसको सेलेक्ट करेंगे? उन संख्याओं को जिसके अंत में सम संख्या हो या जिसके अंत में 5 हो। मतलब हमें इनको सेलेक्ट करना है, इनको करना है, इनको करना है और इनको करना है। ये छूटा, ये छूटा, ये छूटा, इन सब की कोई हमें आवश्यकता नहीं है और ये भी छूटा। अब आप देखो जैसे 88 है, 88 को थोड़ा-सा फैक्टराइज़ करिए, तो 88 आपका ईज़िली फैक्टराइज़ हो जाएगा। 22 चौके 88 होता है या आप ऐसे करिए 11 अठे 88 होता है। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 11, समझ रहे हैं ना? 2 की पावर 3 गुणे 11 मतलब 2 का जो फैक्टर है, 2 का जो गुणनखंड है वो 3 बार आएगा इसमें। 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया। 8 गुणे 11 कर दीजिए तो आपके पास 8 गुणे 11 अर्थात 88 हो गया। इसकी बात करिए तो 5 गुणे 9 होगा। 5 9 45 हुआ। इसकी बात करिए तो 5 की पावर 2 होगा अर्थात 5 गुणे 5 होगा। इसकी बात करिए तो यह 5 गुणे 2 की पावर 2 होगा मतलब 2 का उपयोग 2 बार होगा, 5 चौके 20 होता है। अब मैं चेक करूं कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। तो मैंने 5 को चेक किया, देखो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 आया भैया 4 बार, ना? 5 देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 आया 4 बार। और 2 की अगर आप बात करोगे तो 3 बार और 2 बार, 3 2 कितना हो गया? 5 बार। 2 कितनी बार हो गया? 5 बार। अब इसमें कम कितनी कौन है? 5 जो है लेस टाइम अवेलेबल है। तो 5 4 बार है इसलिए नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? नंबर ऑफ पेयर यहाँ पर 4 हो गए। और अगर नंबर ऑफ पेयर 0 4 हो गया तो नंबर ऑफ 0 कितना हो गया बताएं? नंबर ऑफ 0 भी आपका 4 हो गया। अर्थात शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस प्रश्न का उत्तर 4 है जो आप लोग देख सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके सामने। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट मुझे बता दें। 4 आया। अभी इसी तरह से 2-3 और देखेंगे तो हम आप सब एकदम कंफर्म हो जाएंगे, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं रह जाएगी। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, बस आराम से आप कर लेंगे अगर कोशिश करेंगे तो। मैंने लिखा 125 गुणे 213 गुणे 577 गुणे 400 गुणे 45 गुणे 55 गुणे 53। मुझे बताइए नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0 इन द एंड। प्लीज बताओ। इसके अंत में 0 बताइए कितने आएंगे? एनीवन? कोई का आंसर आए? इसके अंत में 0 कितने आएंगे? कौन बता रहा है हमें? नथिंग। वेरी गुड। नो जीरो। क्या होगा? नो जीरो। इसके अंत में नो जीरो। बिल्कुल जीरो नहीं आएगा इसके अंत में। क्यों क्यों नहीं आएगा बताइए? देखो 5 तो है लेकिन इसके अलावा सम संख्या किसी के अंत में नहीं है। 5 तो अवेलेबल था 3 जगह पर लेकिन सम संख्या नहीं था अवेलेबल, इसलिए 5 के ही अकेले रहने से काम नहीं चलेगा। इसके अंत में शून्य आप नहीं पाएंगे। इसका हो गया नो जीरो। चलिए फिर और आगे बढ़ता हूं मैं। और मैंने लिखा यहाँ पर 16 गुणे 21 गुणे 23 गुणे 25 गुणे 22 गुणे गुणे 55 गुणे 63 गुणे 48। अब मुझे इसके अंत में बताइए शून्य आएगा कि नहीं आएगा और आएगा तो यहाँ पर कितनी बार आएगा? देखो पहली चीज यहाँ पर हम देख रहे थे कि अंत में 5 है और सम संख्याएं कई जगहों पर है इसलिए शून्य आएगा। यस आएगा। तो कौन कौन हट रहे हैं? ए हट रहा है, ए हट रहा है, ठीक है, ए हट रहा है। बाकी सब में कुछ ना कुछ है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 11, 2 गुणे 11। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 11।
5 गुणे 11, और इसको लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या, इसको लिख सकते हैं 12 चौके 48, मतलब 24 दूना 48, यस, 16 3 48, मतलब 2 की पावर 4 गुणे 3, मतलब 16 3 48। अब देखो यहाँ पर जैसे इस प्रश्न में हमने नोटिस किया कि जो 5 है वो कितनी बार है पता है? 5 को काउंट किया, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, अर्थात 3 बार हो गया। 5 3 बार हो गया। अब वैसे भी दिख रहा था 2 ज़्यादा बार है, तो हम 5 को ही फोकस कर लेते। जब कभी आपको ऐसे नज़र आ जाए कि कोई एक नंबर चाहे 5 या 2, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बार दिख रहा है, तो वैसे भी 2 बहुत बार दिख रहा है, तो 2 की तरफ दिमाग ही खत्म कर दो, केवल 5 की तरफ फोकस हो जाओ, आपका काम चल जाएगा। अब 2 देखो यहाँ पर 4 बार तो यही है, एक 5 हो गया, 5 4 9 बार है, ये जो है 9 बार है। तो किसी भी हालत में पेयर इस पर डिपेंड करेगा, अर्थात नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए? 3 हो गए, तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना हो गया बताएं? नंबर ऑफ जीरो इस प्रोडक्ट के अंत में कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 3 हो गया, इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल हो गया। देखो, ये तो चलो इस तरह का एक पैटर्न था जिससे हमें 2 चीज समझनी थी। एक चीज तो ये समझनी थी कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा, दूसरी चीज हमें ये समझ में आया कि जीरो अगर आएगा तो कितनी बार आएगा। समझ में आई बातें? मेरा ये कहना था कि इन 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 जो अभी प्रयासों से जो मैंने अभी तक पढ़ाया, 2 चीज़ों पर हम कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर मेरे को कोई देगा इस तरह का पैटर्न, तो हम आप कन्फर्म कर सकेंगे कि अंत में शून्य आएँगे कि नहीं आएँगे, और अगर शून्य आएगा तो उसकी काउंटिंग क्या होगी, कितनी बार होगी, ये आप 2 बातें अभी तक समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। इतना कन्फर्म हो गया। अब इसका अप्रोच थोड़ा-सा हम बढ़ाते हैं और चीज़ें समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, अब आपके पास एक नंबर आएगा कुछ इस रूप में। ये क्वेश्चन आएगा इस तरह कि आपको दिया जाएगा 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे एंड सो ऑन। बढ़ते पढ़ते पहुंच गए 9 पर। मतलब 1 से लेकर 9 तक का पैटर्न, मतलब सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 1, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म, या ऐसे लिख सकते हैं द सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब 1 से प्रारंभ हो रही संख्या 9 तक जा रही है, और हमसे पूछा गया कि भैया इसके अंत में शून्य बता दो कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरो, वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो, हमें जीरो इसके अंत में बताने हैं कि कितने होंगे। अब देखिए कैसे हम सोचेंगे। एक तो हमारे दिमाग में चल रहा है, यार पूरा लिख लो ऐसे, अभी से ज्यादा तो किए ही हम लोग। इसका सोल्यूशन देखिए कैसे कर रहे हैं। 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे, भाई 5 होगा, 6 होगा, इसने लिखा नहीं था पूरा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। मतलब कुछ छोड़ दिया था बीच में जो हम जानते हैं कि पैटर्न में आएगा। तो हम तो जान ही गए कि इसके अंत में जीरो आएगा, इसके अंत में जीरो आएगा। जीरो के लिए हमने चेक किया तो पता चला 5 का उपयोग एक बार है। 5 का उपयोग क्या है? एक बार है। यहाँ पर 5 है, बाकी यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 2 है, और यह 2 की पावर 2 है, और यह 2 गुणे 3 है, यह 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 3 बार है। तो मुझे समझ में आ गया कि जो 5 है वह एक बार है, और जो 2 है वह आपका क्या है? 1 2 3 3 3 1 4 4 3 7 बार है। 7 बार 2 है। 5 जो है एक बार है और 7 बार 2 है, तो हम कह दें कि नंबर ऑफ पेयर हो गया, नंबर ऑफ पेयर 1 हो गया, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया बताएं? नंबर ऑफ जीरो भी 1 हो गया। नंबर ऑफ पेयर 1 हो गया तो नंबर ऑफ जीरो भी 1 हो गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे पैटर्न में जब कभी 1 से कोई टर्म प्रारंभ होगा, तो आप तो समझ ही रहे हैं कि 2 की उपलब्धता हमेशा ज्यादा रहेगी, 5 की उपलब्धता कम रहेगी। 2 जो है ज्यादा बार अवेलेबल होगा, क्योंकि हर दूसरे पर 2 आ रहा है। 2 के बाद 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, 8 पे आएगा, 10 पे आएगा। 5 हर 5 के बाद आता है। 5 पे आएगा, 10 पे आएगा, 15 पे, तो मतलब उसकी अवेलेबिलिटी कम है 5 की, लेकिन 2 की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ऐसे टर्म में जब प्रारंभ 1 से हो, कोई पैटर्न बने, तो उस समय 2 जो है मिनिमम टाइम से मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होगा। सो हमें यहाँ पर 2 को कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, हमें 5 को करना चाहिए। मतलब हम 5 को चेक करके आगे बढ़े, लेकिन 5 को भी चेक करने में जब लिमिटेड टर्म्स रहेंगे तो चलो चेक करने में बनता है। यह टर्म जैसे 9 है, तो हो सकता है 99 दिया हो सकता है 9000 तक दिया हो, मतलब टर्म यह बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम सबको इंडिविजुअली ट्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को कुछ अप्रोच सीखना होगा, कुछ कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम ये निर्धारित कर लें कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस 1 से प्रारंभ किया गया है, तो हम कंफर्म करके बता दें कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर अवेलेबल फॉर एनी पर्टिकुलर नंबर। किसी भी संख्या, ना जरूरी हो 2, ना जरूरी हो 5, कोई भी संख्या एज ए फैक्टर कितनी बार अवेलेबल है इस तरह के समूह में। मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? हम फैक्टरी तो काउंट कर रहे हैं कि 2 कितनी बार है फैक्टर की तरह, या 5 कितनी बार फैक्टर की तरह है।
सो हम फैक्टर ही काउंट करने जा रहे हैं, बट उस फैक्टर को काउंट करने की ड्यूरिंग हम लोग यहाँ पर हम जैसे देखिए, हम केवल कंपल्सरी नहीं कि हम 2 ही और 5 का फैक्टर फाइंड करें। बहुत तरह की स्थितियाँ हमारे सामने आगे मैथमेटिक्स में पड़ेगी, जब हमको ज़रूरत हो सकता है 3 को एज़ अ फैक्टर काउंट करने को, 6 को एज़ अ फैक्टर काउंट करना हो, 7 को एज़ अ फैक्टर, मतलब किसी को भी एज़ अ फैक्टर काउंट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स दैट नंबर आर अवेलेबल एज़ अ फैक्टर। सो हमें टेक द लास्ट नंबर, हमें अंतिम अंक को लेना होगा। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, टू फाइंड द फैक्टर, टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर, हमें अगर नंबर ऑफ फैक्टर पता करना है, अर्थात गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, सो टेक द लास्ट नंबर, आपको क्या करना पड़ेगा, अंतिम अंक को लेना पड़ेगा, उसको बुलाओ। जैसे मान लो हम यहाँ पर 5 और 2 को ही चेक करते हैं, मान लो हम पहले 2 को चेक करते हैं कि 2 कितनी बार अवेलेबल है। हम इस 9 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, मतलब लास्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द जिसका फैक्टर आपको रिक्वायर्ड है। 2 से भाग किया, कितनी बार जाएगा, 4 बार। यहाँ पे लिखो 4, जितनी बार जाएगा उतना लिख दीजिए, शेष से मतलब नहीं। अब जो बार गया उसको फिर बुलाइए, उसको फिर उसी संख्या से भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 2। और ये तब तक करिए, फिर 2 को बुलाइए और 2 से भाग करिए, कितनी बार, तब तक जब तक देखो छोटा ना हो, 1 ना हो जाए, या इस भाजक से छोटा ना हो जाए। मतलब अब क्योंकि 1 में तो पहाड़ा हो नहीं सकता, 1 में पहाड़ा होगा, नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि हम उस संख्या अंतिम को, जो रिक्वायर्ड नंबर है जिसका फैक्टर पता करना, उससे भाग देते रहें, और तब तक दे दें कि जब तक कि मान जो भागफल हो वो भाजक से छोटा ना हो जाए। अब इनको सीधा सीधा ऐड कर दो, 4 2 6 1 7, देखो 7 बार आया है कि नहीं आया, यहाँ पर 2 कितनी बार अवेलेबल है, 7 बार। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमें 5 का पता करना होता, हम इसी 9 को 5 से भाग करते, तो 5 1 के 5, पहली बार में वो खत्म हो गया, पहली बार में ही भाजक से छोटा भागफल हो गया। तो अभी कुछ जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा हमारे पास एक बार है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक बार है। इवन मैं आपको ये भी बताऊं, हाँ, हमेशा भागफल लेना होगा, ज़रूरी है। जी, सलोनी जी। मेरा ये कहना है कि चलो ठीक है, अब इसमें देखो 2-3 बातें हम समझ पा रहे हैं। एक तो हम ये पता कर सकते हैं कि फैक्टर कितने हैं, ठीक है? ये पता कर सकते हैं फैक्टर कितने। दूसरी बात, हमको यहाँ पर 5 को चेक करना ही नहीं है, हमें सॉरी 2 को चेक करना ही नहीं है, हमें केवल 5 को चेक करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 5 मिनिमम टाइम्स आएगा। मुझे 5 को चेक करना पड़ेगा, 2 को नहीं करना है। तो आप याद रखना कि आपको इसकी कंडीशन में, मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स में, हमें 5 को ही चेक करना होगा, 2 को चेक करना ही नहीं, क्योंकि 2 हमेशा ज़्यादा बार होगा। ठीक है? यस। हाँ, सीधी-सी बात है। तो आपको 5 को ही चेक करना है, और तीसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि फैक्टर जैसे हम 2 का पता कर रहे हैं, 5 का पता कर रहे हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं हो सकता कभी किसी स्थिति में मैथ में हमें 3 को एज़ अ फैक्टर पता करना हो। तो आप अपने रूल का ऑब्जर्वेशन तो कर सकते हैं ना कि 3 को एज़ अ फैक्टर अगर चेक करना हो, हम उसी 9 को 3 से भाग करें। 3 तिया 9 हुआ। 3 को फिर 3 से भाग करें और 1 आया, अर्थात यहाँ पे देखो 3 एज़ अ फैक्टर कितनी बार अवेलेबल, 4। चेक करो। 3 देखो 1 बार, यहाँ भी एक 3 होगा, और यहाँ 3 2 बार होगा। 1 2 3 और 4। 3 आपका क्या हो गया, 4 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से कोई भी नंबर एज़ अ फैक्टर ऐसे काउंट किया जा सकता है। ठीक? तो आप 3-4 बातें इसमें समझ पाएँ कि अंतिम अंक लेना होता है, फैक्टर काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें शून्यों को पता करने के लिए हमें 5 का उपयोग करना है, 2 का नहीं करना है। लेकिन एक बात मैंने और बताई कि फैक्टर आप किसी का भी गिन सकते हैं, आप 3 का भी, 5 का भी, 7 का भी, 6 का भी, जो मर्ज़ी आप फैक्टर गिन सकते हैं। यही मेरा बताने का उद्देश्य था। तो चलो, ये तो समझ में आया है। अब मान लो यही संख्या, यही पैटर्न 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, सो ऑन, बढ़ती 27 तक। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 से लेके 27 तक गया है, जीरो बताने हैं कि कितने होंगे, जीरो बताने हैं कितने होंगे, बताएं। तो यहाँ भी भैया आप 27 को बुलाइए, और किसको पता करेंगे, 2 को नहीं, 5 को। क्या करना है, हाँ, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बिल्कुल सरोज जी, एक कंपल्सरी मस्ट है। उसके आगे जो चेंजेस होंगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी की स्थिति में इस एक का रूल आपको समझना है। अब 5 से भाग किया, 5 बचे 25 आया, फिर 5 को 5 से भाग किया, 1 आया, तो जोड़ दिया तो 6 बार, अर्थात 5 अवेलेबल होगा 6 बार, नंबर ऑफ पेयर 6, अर्थात 6 जीरो इसके प्रोडक्ट के अंत में होंगे। इस पूरी श्रृंखला के अंत का अगर हम फाइंड करना चाहें, तो वी गेट द 6 जीरो इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सीक्वेंस, याद रखिएगा। और देख लीजिए, मान लो फिर मैंने कहा कि 1 गुणे, 2 गुणे, 3 गुणे, 4 गुणे, सो बढ़ते चले गए, 99 तक है। नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरोस,
ये बताइए, नंबर आप 0, कौन-कौन बता सकता है? 99 तक है, यहाँ पे 0 बताना है जिसके अंत में कुल कितने होंगे? फटाफट आप बता सकते हैं। ये 99 है और 99 को आप 5 से भाग करो। कितनी बार जाएगा? 5 19 95 होता है, 19। 19 को 5 से भाग करो, 5 तिया 15 होता है, 3 हुआ। अब 3 भाग जाएगा नहीं क्योंकि छोटा हो गया, तो 19 3 22 हुआ, 22 बार आएगा। मुझे एक बार कंफर्टेबल होके बता दें, इस तरह का अगर 1 से पैटर्न प्रारंभ होगा, तो आप 0 काउंट कर सकते हैं कि नहीं? यस और नो, टेल मी, जल्दी से। अभी तक की बातें सब समझ में आ गई? एकदम फ्लुएंट, किसी को दुविधा, डाउट, मन में कन्फ्यूजन नहीं है? नहीं है ना? ओके, क्लियर हो गया? गुड। अगर क्लियर हो गया है, तो यहीं तक आज रखिए, ठीक है? क्लियर हो गया तो यहीं तक रखिए, इसके आगे से मुझे अब कल से कराने दीजिए। तो कल से इस पर अपडेट और इसके ऊपर की स्थितियों को मैं बताना शुरू करूँगा, यहीं से शुरुआत करूँगा, जहाँ पे मैंने आज एंड किया, ठीक है? तो चलिए, बस इतना ही मेरी तरफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत